बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। मैन्युफैक्चरिंग अगर देखा जाए, फैक्ट्री एरिया इस दुनिया का एशिया है, चाइना, इंडिया है और कोरिया और मुल्क भी बैठे हुए हैं। और जो शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे बड़े ब्रांड जो कंज्यूमर बैठे हुए हैं वो वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका है, ग्रेटर वेस्ट है। अब ये सारा माल जो बनता है वहाँ पे जाना है और वहाँ से रॉ मटेरियल और इकट्ठा होके आना है, और ज़ाहिर है ये किसी हवाई जहाज़ के ज़रिए नहीं आ सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि शिपिंग लाइन हो। मेरीन इकॉनमी जो है वो नाउ हमेशा से थी, बट फ्रेगमेंटेड थी दुनिया सारी। कोलंबस से पहले वो जहाँ पे मसाले ढूंढने के लिए वो उस तरफ जा रहा था, कोलंबस के हम निकलेंगे। लेकिन अब इस वक्त मेरीन इकॉनमी के अलावा जो है वो गुजारा नहीं है। दैट इज़ द फ्यूचर। बल्कि हाल यही है, कहते हैं कि जो गज़ा में लड़ाई हो रही है उसकी भी वजह एक बड़ी ये है कि जो स्विस कैनाल है उसकी वो अल्टरनेट बनाना चाहते हैं, और ये जो इजिप्ट को पैसे दिए हैं ये रफ़ा पे कब्ज़ा करने के लिए, वो उनको एक किस्म का बेट है ताकि वो रेजिस्ट ना करें कॉन्फ्लुएंस में, ये कहा जाता है। तो मेरीन इकॉनमी जो है, जिसे ब्लू इकॉनमी भी, फिर जितना खुश्की है उससे कई गुना, 2-3 गुना समुंदर है, और ज़ाहिर है उसके नीचे भी ज़मीन है, उसमें ख़जाने छुपे हुए हैं। अगर हम सोचें कि अगर बरतानिया में नॉर्थ सी से तेल ना निकलता तो आज बरतानिया, मलका बरतानिया और प्रिंस चार्ल्स का क्या हाल होता। दे वर गॉन। और समुंदर में से निकलने वाला तेल जो है वो तो वो उसको भी अब छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आबादी उस स्टेज पे पहुंच गई है। यू नीड मोर रिसोर्सेज, ऑल दैट। और इसी वजह से जो पोर्ट्स हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। एक ज़माने में ISO सर्टिफिकेशंस वगैरह आगे चलती थी और हम देखते थे कि जी बना बनाया लेबर, WTO के बाद जी वहाँ लेबर ठीक है, ये स्टैंडर्ड वो सारा। अब ये है कि पोर्ट्स के ऊपर बात हो रही है कि जी कम्पेटिटिवनेस फ़लाँ पोर्ट की कितने दिन में क्लियरेंस होती है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, आप ट्रैक कहाँ बैठ के इसको कर सकते हैं, कार्गो हैंडलिंग कैसी है, चीज़ें तो नहीं। डिफरेंट यार्ड स्टिक्स हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिनको एडहायर करने से आगे चलता है। आज हम बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर कि पाकिस्तान के पास जो पोर्ट्स हैं, कराची और उसके साथ और 1-2 बर्थ्स वगैरह, या गवादर जो कि आगे है, जो कि बड़ी एप्ट भी है, वो कितना स्टैंडर्डाइज है, और कम्पेटिटिवनेस उसकी जो और इर्द गिर्द हैं, जैसे जबल अली है या इंडिया की बॉम्बे है या और भी हैं जो, उनके साथ हम इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हमारे साथ आज वाइस एडमिरल अहमद सईद मौजूद हैं एक दफ़ा फिर, जो कि प्रेसिडेंट हैं नीमा के, और ज़ाहिर है नेवी के जो डिफरेंट रास्ते हैं ट्रेड के, और ये क्या बात है जो हम कर रहे हैं, इसको ज़ाहिर है चंद लोग होंगे जो इनके मुकाबले पे समझते होंगे। एडमिरल साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू ताहिर साहब। हमें थोड़ा सा बताएं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये है क्या वैसे? इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि जब 80% ऑफ द वर्ल्ड कार्गो ट्रेड इज़ एट सी, तो फिर अगर आपको कमाना है, आपको अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके आना है, तो उससे लिंक्ड जितने भी इदारे हैं उनको आपको बेहतर करने की ज़रूरत होगी। चाहे वो शिपिंग है जैसे आपने कहा, चाहे वो आपके पोर्ट ऑपरेशंस हैं, चाहे उनके लिंकेजेस टुवर्ड्स दी कस्टमर हैं, चाहे आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना है, चाहे आपको बैंकिंग सिस्टम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आजकल बहुत इन हैं। और अभी जो पोर्ट की कैटेगराइजेशन है वो भी जनरेशन के हिसाब से हो रही है। अच्छा। फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1950 से पहले के एरा को कहते हैं, जिसमें सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट था। फिर सेकंड जनरेशन आया जिसमें थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया बीच में, कि इंडस्ट्री को भी इसके साथ लगाना चाहिए, क्योंकि आप जब बहुत दूर इंडस्ट्री लगाएंगे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं आपको, फिर सिक्योरिटी के इशू हैं, तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है। फिर उसके साथ नेक्स्ट जनरेशन में कंप्यूटराइजेशन भी आई, 80s की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड जनरेशन की जो हम बात करते हैं। फोर्थ में फिर कुछ कनेक्टिविटी के चीज़ें भी बीच में आना शुरू हुई। तो अभी जो हम वी आर टॉकिंग अबाउट एज ऑफ टुडे, तो इट्स अ फिफ्थ जनरेशन पोर्ट्स। तो फिफ्थ जनरेशन पोर्ट्स आर एक्चुअली
स्मार्ट पोर्ट्स। तो स्मार्ट पोर्ट की कनेक्टिविटी विद राउंड द ग्लोब विद अदर पोर्ट्स विद शिप्स, उसके अलावा उसमें एआई का रोल, उसके अलावा उसके अंदर आईओटी एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से, जिसमें कि आप एक ही तरह की चीज़ों में सेंसर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट अप करते हैं, दैट प्रोवाइड्स यू द डाटा। उस डाटा के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि बहुत सारी ह्यूमन इंटरवेंशन को एलिमिनेट करते हैं। उसके अलावा ह्यूमन इंटरवेंशन तकरीबन इन टोटलिटी ख़त्म हो जाती है। इट इज़ ओनली ए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल, जहाँ से आप पूरी पोर्ट को कंट्रोल करते हैं। शिप की इंटीग्रेशन है, बैंकिंग सिस्टम है एक, इसके अलावा 5G का इस्तेमाल है पोर्ट्स के अंदर, और बैंकिंग सिस्टम के अलावा एक नया ट्विन सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर वो एक आइडियल सिचुएशन जनरेट कर देते हैं और उसके पैरेलल उसको मेजर करते हैं कंप्यूटर में, एआई टेक्नोलॉजी में। तो उससे भी आपको पता चल रहा होता है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। तो अभी जो पोर्ट्स हैं इनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं उसके अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ द की। आपने एक टर्म यूज़ की कि उनका टर्न अराउंड टाइम क्या है, उनके फ्रेट चार्जेस क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब मिल के अब ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर आती हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे जितनी कॉम्पिटिटिव पोर्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगापुर, दैट इज़ दी वर्ल्ड्स टॉप नंबर 1 पोर्ट, जिसका परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर 1 है तो उसके बाद फिर आगे मलेशिया की है जिसका परफॉर्मेंस इंडेक्स 0.4 आता है। अच्छा जी। तो नीचे 10th तक जाएं तो इसमें पाकिस्तान की तो कोई पोर्ट नहीं आती। पाकिस्तानी पोर्ट अगर कराची पोर्ट को देखेंगे तो वो आई थिंक 83 नंबर पे है आउट ऑफ 100 अगर उसकी। और कंटेनर्स में अगर आप देखें तो PQ है जो पोर्ट कासिम है वो भी 81 नंबर पे आती है। ये जबल अली किधर आती है? जबल अली को मेरे ख्याल में समवेयर इन द मिडल है। अच्छा, हमसे बेहतर है। जी, हमसे बेहतर। और ये बॉम्बे और ढाका वगैरह जो है, बॉम्बे भी तकरीबन इसी रेंज में मिडल में आ रही हैं। बट उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कमिट कर लिया है कि हम उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजंस ले लिए हैं कि अनदर 3 years हम शिफ्ट कर जाएंगे जनरेशन 5 में। उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली हैं चीज़ें, क्योंकि एक गवर्नमेंट लेवल की उनकी एक अथॉरिटी है जो उनकी पोर्ट्स को देख रही है। अब उनके पास लाइक इंडिया में अभी मेजर 13 पोर्ट्स हैं और 205 पोर्ट्स हैं जो इंटरमीडिएट लेवल की हैं। हम अगर देखें तो हमारे पास 3 मेजर पोर्ट्स हैं जिनमें से अभी बेसिकली 2 ही चल रही हैं। एक तो कराची और एक पोर्ट कासिम है। एक पोर्ट कासिम है। कराची पोर्ट समवेयर 1887 में ये बनी और ये तकरीबन 80s में आके 1980s के करीब ये पोर्ट कासिम बनी। लेकिन पोर्ट कासिम का अच्छी बात ये है कि हमने उसको थिंक थ्रू करके इंडस्ट्रियल एरिया इसके साथ क्लब कर लिया, डेवलप किया, और उस तरह की पोर्ट्स हार्बर्स और ये जो बर्थ्स हैं वो इस तरह की बनाई कि वो अब इसके आयरन ओर को, कोल को, इन सब चीज़ों को वो लुक आफ्टर करते हैं। ये बताइए कि ये जो सीपेक की ईस्टर्न कॉरिडोर के साथ नई बर्थ्स बनी थी, अभी तो वेस्ट तो चालू नहीं हुआ ना, जो गवादर को करेगा, वो भी पोर्ट कासिम है या कराची है? वो कराची है फ़िलहाल। वो कराची है। वो तो 15-16 बर्थ हैं सुना है मैंने। जी हाँ, कुछ कनेक्ट अप किया है इन्होंने। अभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के कार्गो को भी डील करना शुरू किया है। तो बट आइडियली इट वुड बी गवादर पोर्ट। मुझे वो एम्बेसडर एक दफ़ा बता रहे थे कि हमारी बातचीत चल रही है कि हमें कराची के साथ इतनी जगह दे दें वेयर हाउस के लिए, तो हम अपना कार्गो यहाँ से थ्रू किया करेंगे। तो वो कोई इस किस्म का हो सकता है? जी हाँ, अभी कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज भी चला रहे हैं। उनमें से एक साहब आए थे, वो इस्लामाबाद में इनकी मिल के गए हैं इन्वेस्टर्स के साथ, और ही इज़ ओपनिंग अप कंपनी इन कज़ाकिस्तान। वही जी। और वहाँ पे वो इनको इन टोटलिटी प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज, जो कि
वो सर्विसेज जो कि अभी इनको टर्की से मिल रही हैं, तो टर्की से जो कंटेनर आता है उसकी कॉस्ट और पाकिस्तान के कॉस्ट में 50%। हाँ जाहिर है, ये तो अब साथ हैं बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो उस वजह से अब इसको वो लोग कैपिटल भी तो अपना शायद नया बना रहे हैं ना कजाकिस्तान में। जी जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है वो तो उसके साथ भी एक पूरा विजन होगा उनका। अच्छा ये बताइए कि जो पाकिस्तान में जो हमारी पोर्ट्स हैं, इनको अगर हम 5th जनरेशन के ऊपर लेके आना चाहें तो ये कैपिटल इंटेंसिव है या क्या वजह है, या इंटेलेक्चुअली हम वी डोंट केयर और ये समथिंग? इसकी 2-3 डायमेंशंस है। पहली डायमेंशन तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरी है। अब 4 काम गवर्नमेंट को करने होते हैं। पहली चीज़ है सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बनाना। नंबर 2 उसके एग्जीक्यूशन मैकेनिज़्म एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म को इंस्टॉल करना। नंबर 3 है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। एंड नंबर 4 इज़ सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। ये 4 चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टर आएगा। तो आपने इन्वेस्टर के साथ मिल के ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है। जैसे अभी आपके पास कराची में 3 कंटेनर टर्मिनल्स हैं। एक PICTA पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है। इसके बाद KICT है कराची इंटरनेशनल टर्मिनल। अब एक साउथ एशियन भी बन गया है वहाँ पे। ये किधर है? पाकिस्तान टर्मिनल। ये आई थिंक ये ईस्ट वार्फ पे बनाया है इन्होंने। ये जो नया एक्सटेंडेड बना है इसके अंदर। तो अब ये कंटेनर टर्मिनल्स जो हैं, ये अगर आप देखें तो ये उस कैटेगरी को 5th जनरेशन को समवट क्लोज टू दैट है। दे टच। तो अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर लाएं जो कि बिल्ट एंड ऑपरेट करें तो और उसके बाद आगे चलाएं आप इसको। सिलसिला तो ऐसे ही है। गवर्नमेंट के पास चूँकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद नहीं है और ना ही मैं मेरे ज़ाती ख्याल में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का क्या स्केल हो सकता है रफली? आई नो कि आपने फिजिबिलिटी नहीं बनाई, बट टू द ट्यून ऑफ क्या हम कह रहे हैं, कितने बिलियन या किस तरह? मेरे ख्याल में अभी इन्होंने जिस तरह 5 बर्थ दी हैं UAE को, अब ये बर्थ हैं जो हमारी ईस्ट वार्फ पे हैं, जो कि इसके मुकाबले में अभी उन्होंने डेवलप करनी है। तो उसकी जो कास्ट है वो तकरीबन इन्होंने 250 मिलियन की रेंज में लेके गए ईच। जी हाँ। तो वो आई थिंक अभी एक तो ये है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये ऑल दैट अभी बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है। तो एग्जैक्टली इसको अभी मेजर करना थोड़ा, मतलब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है जी जी इन्वेस्टमेंट यू नीड। तो अगर आपने सारा अपने पोर्ट को 5th पे लाना है इंक्लूडिंग द गवादर, तो आपको 5, 8, 10, 15 बिलियन डॉलर चाहिए। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ। और इसके ऊपर रिटर्न भी तो फिर आएगा। जी बिल्कुल आएगा। लेकिन ज़्यादा जैसे मैंने इम्पॉर्टेंट बात की ना कि एक लीडरशिप की एक कंसेंसस कि 10 साल में या 5 साल में हमने ये करना है। तो जब ये पहले विल होगी, प्लानिंग होगी, तो रिसोर्सेज फिर बाद की बात है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट लेवल पे सस्टेनेबल पॉलिसीज़ को लेके आना। क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव है। तो जो भी इन्वेस्टर यहाँ आएगा वो हमेशा ये पूछता है कि आप मुझे 20 से 25 साल की सस्टेनेबल पॉलिसी दें। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा, जस्ट फॉर, अगर पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहता है, इंस्टेबिलिटी रहती है पॉलिटिकली, और अगर चलती रहती है तो नोबडी नोज़ कि व्हाट इज़ द फ्यूचर। लेकिन ये पॉलिसीज़ जो कि इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, ये फॉर्म अप रहती हैं, तो इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, डू यू थिंक? जी, इसलिए कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम आपका मैच्योर हो जाता है, जिसमें चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो इन गवर्नमेंट हैं, तो वो अगर डिसाइड कर लेते हैं कि ये पॉलिसीज़ हैं जिनको हम कंटिन्यू करेंगे, पहली बात तो ये है कि वो मिल के बनाएं ताकि दोनों को पता हो कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए और इसको चेंज नहीं करना। तो जब ये मैच्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको हमको पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये ऑटो पे जब ये आएगा तो साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी सेटल होना शुरू। आखिरी क्वेश्चन लंबा हो रहा है, इस पे और करेंगे प्रोग्राम हम, इनसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर इन्वेस्टर के और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिरी क्वेश्चन ये बताएं कि इज़ देयर अ एलिमेंट ऑफ होप? हम जब ग्लोबल उसमें या रीजन में देखते हैं तो वेयर डू वी स्टैंड? अगर हम कुछ करें
तो कुछ ना कुछ हम दाल रोटी उसमें से हमारे हिस्से भी आनी शुरू हो जाएगी, बजाय इसके कि जो मुल्क आगे हैं उनसे। हाउ वुड यू कंपेयर इट? होप तो बहुत है, इसलिए कि पोटेंशियल बहुत है। आपकी पूरे मैरीटाइम सेक्टर में बहुत ज़्यादा आपका पोटेंशियल है। लाइक फिशरीज़ की मैं बात करूं तो ये इमीडिएटली अगर आप इसको ऑर्गेनाइज कर लें तो 5 to 6 बिलियन आपको देना शुरू करें, जो कि अभी $500 बिलियन पे है। जबकि वियतनाम हमारे ही तरह 30 साल पहले अभी वो 10 बिलियन पे है। एक्वाकल्चर फिशरीज़ में एक्वाकल्चर में 8 बिलियन वो कमा रहा। अब शिपिंग के अंदर हमारे पास 13 शिप्स हैं, इंडिया के पास 1800 के करीब शिप्स हैं, मलेशिया के पास चले जाएं तो 1700 उसके पास हैं, सिंगापुर पे पास जाएं तो 200 के करीब उसके पास हैं। तो हर एक ने अपने शिप्स जो हैं वो बड़ी इस इंडस्ट्री को फ्लरिश किया। तो हमें शिपिंग को भी करना है, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लानी पड़ेगी, जो हमारी 71 से पहले थी। उस वक्त हमारे पास एशिया के सबसे ज़्यादा शिप्स थे, वी हैड अबाउट 72 शिप्स, और उसमें से 39 जो थे वो प्राइवेट थे। इस्फहानीज़ और वो देन दे सोल्ड इट आउट। जब आपने नेशनलाइजेशन की तो वो सारे पैसा बाहर चला गया और वो सारे लोग बाहर चले गए। आज वही ग्रुप्स बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो आपको ये पॉलिसी सीधी करनी है ताकि वो इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए पाकिस्तान में। तो रीऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है और बड़ा क्विकली आप इसको कर सकते हैं। आपने सी बेड की बात की थी, उस पर हम ज़्यादा बात अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका अपना एक पोटेंशियल है। उस पर करेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह। ज़रूरी यही है नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, कराची को छोड़ भी दें और तो है नहीं, ज़्यादातर जिसे कहते हैं ना खुश्की के लोग हैं, खुश्की को समझते हैं ज़्यादा। पहाड़ है इधर सेंट्रल एशियन, और फिर वो माइग्रेशन भी ज़्यादातर नॉर्थ ऑफ कैस्पियन सी से हुई है, तो वो समुंदर से ज़्यादा वो उस तरह का वो लगाव भी नहीं है। तो ज़रूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, बताया जाए कि समुंदर क्या होता है जी, समुंदर का पोटेंशियल क्या है। और हमारे पास जो 1000 किलोमीटर से थोड़ा आगे पीछे कोस्ट लाइन है, वो नेमा, उसको कोई नोबडी केयर्स, इतनी बड़ी पड़ी हुई है। उसके ऊपर इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर शिपयार्ड्स बनने की ज़रूरत है, उसके ऊपर रिजॉर्ट्स टूरिज़म के बनाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ज़्यादा हमें सी पोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सामने से सारा गुजर रहा है सिलसिला। जितनी शिपिंग है इस एरिया की 60% आपकी इधर से कार्गो चल रही है, ऑयल चल रहा है, सारा कुछ है। आप उसके रास्ते में अपने बनाएं, पोर्ट्स बनाएं। तो पोर्ट सर्विसेज के भी चार्जेस होते हैं। कोई शिप आएगा, वहाँ रुकेगा, उसके बाद वो कोई खाए पिएगा, कोई शॉपिंग करेंगे एंड ऑल दैट। इसी तरीके से जैसे आप रोड बना लेते हैं तो साथ होटल्स बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी पेट्रोल पंप बन जाते हैं, इस तरीके से। तो हमें तो सामने से गुजर रही हैं सी लेन्स, हमें इसको कैपिटलाइज करना है। शिपिंग के ऊपर एक छोटी सी बात कर दूं कि अभी हमारी जो शिपिंग इतनी कम है, तो उसकी वजह से हमारा जो आपने जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, वो तकरीबन 80 to 85 बिलियन का है सी ट्रेड। उसका हम सिर्फ 10% खुद उठा रहे हैं, और वो जो फ्रेट है वो $1 बिलियन बनता है। $1 बिलियन जी, और जो 10 बिलियन है, अब 8 to 9 बिलियन है, वो हम दे रहे हैं फॉरेन शिप्स को, और वो भी हम फॉरेन करेंसी में दे रहे हैं। यानी कि $9 बिलियन ज़ाया कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आपके अपने शिप्स हों, आज हमारे पास 60-70 शिप्स हों जो हमारा कार्गो उठाएं, उसमें फ़ायदा ये है कि आप अपनी पाक करेंसी में उनको पे करेंगे। दूसरा ये है कि आप उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो 5% ऑफ द कार्गो नहीं कर रहे, वो 10% ऑफ द कार्गो कर रहे हैं, जो फ्रेट चार्जेस हैं। क्यों? वो आपसे वार रिस्क चार्ज भी मांगते हैं और बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो अगर आपकी अपनी होगी, इसकी छोटी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, आपने सदर जाना है, आप गए और वापस आए, तो आपने देखा कि 300 का पेट्रोल डला। अब इसी में अगर आप यहाँ से टैक्सी करें तो 2000 रुपये लगेंगे, आपके 3-4 गुना ज़्यादा लग जाएगा। तो हम जो फ्रेट बाहर बाकी कंट्रीज़ को उनके कैरियर्स को दे रहे हैं, वो ज़्यादा देना पड़ रहा है हमें। तो दिस इज़ अनदर एरिया, आई थिंक इस पे पॉलिसीज़ बना के इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बॉटम लाइन ये हुई कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उस पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो पॉलिसी,
और दूसरी ये गारंटी कि जो पॉलिसी जो है ये सस्टेनेबल है और ये कुछ साल, कुछ डेकेड रादर 10-20 साल, 2 डेकेड कम से कम 3 डेकेड तक चलती रहेगी कंटिन्यू। इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, ताकि इन्वेस्टमेंट का हम देखते हैं कि आती है और फिर पॉलिसी चेंज होने से बुरा हाल हो जाता है उसका, फिर नए आते हैं इंसेंटिव लेके। तो ये 2 चीज़ें अगर कोई करे और कम से कम इस पे कंसेंसस कर लें, तो उसके बाद पाकिस्तान के हो सकते हैं इंटरनल हालात भी जो हैं वो तब्दील होने। आज जिस चीज़ को तब्दील करने के लिए टग ऑफ वॉर है, हो सकता है वो नेचुरली हो जाए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।